लगाऊंगा, मैं बोलूँगा बाबा साहब अम्बेडकर, तो आप बोलना 2 बार अमर रहे अमर रहे। इस नारे को अपन बीच बीच में भी लगाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज दलित महापंचायत है और इस पंचायत में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय दिलीप जायसवाल जी, हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, बिहार के हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान मंगल पांडे जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष संतोष पाठक जी, कार्यक्रम के संयोजक हमारे संजय दास जी, लाल बाबू प्रसाद जी, हमारे पूर्व विधायक श्रीमती पिंकी कुशवाहा जी, संजीव जी प्रदेश प्रवक्ता, विनोद राम जी एससी मोर्चे के प्रदेश प्रवक्ता, श्यामलाल जी, अरुण नटराज जी, सुधीर सिंह जी जो हमारे संचालन कर रहे हैं, और आप इतनी बड़ी तादाद में आए हुए मातृशक्ति, युवा साथी, हमारे आदरणीय बुजुर्गगण और पत्रकार साथी। देखिए, सब्जेक्ट जो मेरे को दिया है उसको लेने से पहले मुझे लगता है कि मुझे बताया गया कि रविदास जी को मानने वाले यहाँ ज़्यादा आए हुए हैं, मुझे ये सूचना दी गई। तो एक विषय आया यहाँ, बाबा साहब ने जो संविधान दिया उसमें स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। बाबा साहब ने जो संविधान दिया उसमें स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा उन्होंने रविदास जी की शिक्षाओं से ही लिया, और उन्होंने कई बार अपनी पुस्तक में उल्लेख किया कि रविदास जी का जो एक पद है वो मुझे बहुत प्रभावित करता है। पद क्या था? पद ये है, आप थोड़ा साथ में गाना उसको, हमारे उधर राजस्थान में उसको गाते हैं, थोड़ा हल्का सा इसको ठीक रखिए, 5-7 मिनट। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जहाँ की अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। बजा रहा है क्या कोई? ओ प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। हम पानी। ये कितना शानदार एक शब्द है रविदास जी का। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। चंदन देखा है क्या? चंदन को आप ऊपर से भी देखेंगे, नीचे से भी देखेंगे, रगड़ करके भी देखेंगे, एक जैसी सुगंध आती है। तो रविदास जी ने कहा आदमी वो अच्छा जो एक जैसा हो, जिसके कथनी करनी में फर्क नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर साहब को भी ये वाक्य, ये शब्द रविदास जी का बहुत अच्छा लगता था, और वो कभी कभी कहते थे कि नेता वो ठीक है जो जिसकी कथनी करनी में फर्क नहीं। और वो कहते थे कांग्रेस के नेताओं में कथनी करनी में फर्क, उस समय भी वो कहते थे। इसलिए वो कहते मुझे कांग्रेस के नेता ठीक नहीं लगते, ये बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। उन्होंने उदाहरण देके समझाया कि मेरी संविधान सभा में जो सीट थी, बॉम्बे से तो आने नहीं दिया बाबा साहब को संविधान सभा में, तो बाबा साहब चले गए बंगाल। बंगाल से संविधान सभा में आए, फिर एक षड्यंत्र किया बाबा साहब के खिलाफ कांग्रेस के लोगों ने कि तो जैसुर खुलना से बाबा साहब संविधान सभा में आए थे, वो एरिया रेड क्लिफ एक अंग्रेज था जिसको देश का बंटवारा होने पे सीमाओं को तय करने का काम दिया था। तो उसने बाबा साहब का एरिया पूर्वी पाकिस्तान में डाल दिया, जो अब बांग्लादेश है। बाबा साहब ने कहा भी ऐसा क्यों किया?
तो उन्होंने कहा आपका एरिया तो अब चला गया पूर्वी पाकिस्तान, मतलब आपको तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा, आप पाकिस्तान संविधान सभा के सदस्य हो गए। यहाँ बाबा साहब बहस करते हैं अपने तर्कों के साथ, इसलिए बाबा साहब अमर हैं और बाबा साहब देशभक्त हैं, बाबा साहब राष्ट्रभक्त हैं। भारत के निर्माण में बाबा साहब का इसके कारण योगदान है और वो योगदान का कारण यही बहस है। उनकी बहस में ये आता है कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। वो राजेंद्र प्रसाद जी को, जो इसी धरती से थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनको कहा कि मेरा एरिया ये कैसे वहाँ चला गया। राजेंद्र प्रसाद जी भी बाबा साहब से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने कहा नहीं ये एरिया कैसे गया मैं पता करूँगा, लेकिन जब पता चला कि 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन मुसलमानों की है वहाँ, तो बाबा साहब ने कहा ये गलत सूचना दी है आपको, वहाँ 50% से ज़्यादा हिंदुओं की आबादी है, मेरा एरिया गलती से डाला है। तो राजेंद्र प्रसाद जी को चिंता हुई कि भाई इतने विद्वान आदमी जिन्होंने अभी संविधान सभा में भाषण दिया था जयकर के MR जयकर के अमेंडमेंट पे, इतने विद्वान आदमी को हम कैसे खोएंगे। तो उन्होंने कोशिश की कि कैसे करके ये MR जयकर के स्थान पे आ जाए। तो राजेंद्र प्रसाद जी को मैं याद करता हूँ यहाँ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के दूरदर्शी सोच के कारण बाबा साहब ने कहा मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, डोंट फोर्स मी टू गो टू पाकिस्तान, मैं भारत में ही रहूंगा और भारत में मेरे गरीब समाज के लोग हैं, वंचित लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनकी सेवा करने का काम करूंगा। ये बाबा साहब ने कहा, ऐसी बाबा साहब की सोच थी। ताली बजाओ तो जोर से बजा दो भैया और नारा भी लगा दो, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। तो जयसूर खुलना उधर चला गया। राजेंद्र प्रसाद जी के कारण बाबा साहब पूना से पुणे चुन करके आ गए, इसलिए वो संविधान सभा के सदस्य रह पाए। ये षड्यंत्र किया कांग्रेस ने। अब दूसरा षड्यंत्र जिसका यहाँ जिक्र आया कि वो मंत्रिमंडल में थे, पहले मंत्रिमंडल में 2 आदमी ऐसे थे पहले मंत्रिमंडल में, नेहरू जी के मंत्रिमंडल में, जो कांग्रेसी नहीं थे लेकिन नेहरू जी के मंत्रिमंडल में सदस्य थे, क्योंकि एक राष्ट्रीय सरकार बनाने का विषय आया हुआ था। कौन कौन थे दोनों? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाबा साहब BR अम्बेडकर। वो नेहरू जी मंत्रिमंडल में सदस्य थे। बाबा साहब अम्बेडकर कानून मंत्री थे और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारी उद्योग मंत्री थे। नेहरू जी की नीतियों से दोनों परेशान हुए और दोनों ने इस्तीफा दिया। दोनों दोस्त भी थे, इसलिए कई बार कांग्रेस और उनके साथी दल के लोग पूछते हैं कि बाबा साहब आपके कब करीब हो गए। बाबा साहब तो 1952 से ही करीब थे, 1947 से ही करीब थे। जनसंघ 51 में बना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाबा साहब गहरे दोस्त थे और इसलिए दोनों ने इस्तीफा दिया। लेकिन बाबा साहब का जो इस्तीफे के कारण का लेटर है वो अब सोशल मीडिया में भी अवेलेबल है और किताबों में भी है। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया कि इसमें कांग्रेस की आलोचना, विशेष करके नेहरू जी की आलोचना, इसलिए राष्ट्रपति भवन से वो लेटर कांग्रेस में गायब करवा दिया। और लेटर में क्या लिखते हैं बाबा साहब 1951 में, सितंबर 1951 में, कि मैं नेहरू जी इसलिए इस्तीफा दे रहा हूँ कि आप खाली अल्पसंख्यक समुदाय में मुसलमानों की ही चिंता करते हैं। दलित समाज की में अत्याचार होता है उसमें आप बोलते नहीं हो, अनुसूचित जाति जनजाति के समाज पे अत्याचार होते हैं उसमें बोलते नहीं हो, और इस देश में ईसाई भी रहते हैं उन पे अत्याचार होते हैं उन पे बोलते नहीं हो। इसलिए मुझे ये अन्यायकारी जो आपका निर्णय, आपका वक्तव्य होता है वो पसंद नहीं है, इसलिए भी इस्तीफा दे रहा हूँ। एक कारण ये है, SC/ST के लोगों के साथ अत्याचार नेहरू जी के ज़माने में होता था, नेहरू जी उसकी कोई चिंता प्रकट नहीं करते थे। वो बाबा साहब अपने पत्र में लिख के गए कि मैं इस्तीफा इसलिए दे रहा हूँ। दूसरा उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर की नीति आपकी ठीक नहीं है, वहाँ मेरे दलित भाई जो रह गए हैं पाकिस्तान में उन पे अत्याचार हो रहा है, लेह लद्दाख में जो बोध हैं उन पे अत्याचार हो रहा है, ये बाबा साहब लिख रहे हैं। फिर एक कारण ये भी लिख रहे हैं कि आपने कहा था मैं OBC कमीशन बना दूंगा, 1 साल हो गया,
आप वादा खिलाफी भी नेहरू जी करते हो, इसलिए मुझे ये आपकी वादा खिलाफी भी मंजूर नहीं है। और आपने ओबीसी का कमीशन, ओबीसी के हितों की रक्षा का काम भी बाबा साहब ने उस समय अपने किया और इस्तीफा दे दिया, बोला आपने कमीशन नहीं बनाया। फिर आपने, नेहरू जी आपकी विदेश नीति ठीक नहीं है, ऐसे कई कारण लिखे, उसमें एक कारण हिंदू कोड बिल भी है। लेकिन अधिकतर जो कारण है उसमें बाबा साहब परेशान हुए SC ST के लोगों के साथ, जो नेहरू जी ने न्याय नहीं किया उसके कारण। तो ये इस्तीफे का विषय जो अभी आया था, इसलिए मैंने उसको थोड़ा खोल करके बताने का प्रयास किया। फिर 1952 में पहला चुनाव आता है। बाबा साहब लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं बॉम्बे नॉर्थ से, और कांग्रेस उनके सामने उम्मीदवार उतारती है। नेहरू जी बाबा साहब के खिलाफ चुनाव प्रचार करने के लिए जाते हैं और एक षड्यंत्र रचते हैं। बाबा साहब चुनाव हार जाते हैं। हारने के बाद मैं आज अभी पटना आया, मैंने एयरपोर्ट का नाम देखा, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट। तो मुझे याद आया कि बाबा साहब यहाँ पे अशोक मेहता के माध्यम से जयप्रकाश नारायण से मिलते हैं दिल्ली में, और जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर तुम्हें चुनाव हरवाया गया है, इसलिए तुम अपील करो इलेक्शन कमीशन में। तो बाबा साहब एक रिट पिटीशन करते हैं कि मुझे चुनाव हरवाया गया। उसका कारण क्या है कि बाबा साहब 14,000 समथिंग कुछ मतों से हारते हैं। बाबा साहब लोकसभा का पहला चुनाव 14,000 कुछ मतों से हारते हैं, लेकिन बाबा साहब के चुनाव में जो मत पड़े वो खारिज करवा दिए। वो कितने मत हैं पता है आपको? 74,333। 74,333 मत अगर खारिज नहीं होते तो बाबा साहब लोकसभा का 1952 का चुनाव हार जाते। इसलिए कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया, और हमारे जैसे लोग, हमारी विचारधारा जैसे लोग उस समय, चाहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे हों, चाहे हमारे जयप्रकाश नारायण रहे हों, चाहे हमारे अशोक मेहता रहे हों, उन्होंने बाबा साहब का सम्मान किया। इसलिए एक चीज आप गांठ बांध करके ले जाना कि भाजपा और जनसंघ ने बाबा साहब का सम्मान किया, कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया। ये पहला चुनाव 52। फिर आ जाओ 53-54 में दूसरा उपचुनाव भंडारा, वहां से भी बाबा साहब ने चुनाव लड़ा लोकसभा का। फिर कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़ा किया, फिर बाबा साहब को हराया। लेकिन यहाँ जो बाबा साहब का चुनाव प्रबंधन कर रहे थे वो थे भारतीय मजदूर संघ, जो बाद में बना, लेकिन उस समय वो RSS के प्रचारक थे। वो थे मान्य दत्तोपंत ठेंगड़ी साहब। मान्य दत्तोपंत ठेंगड़ी साहब ने बाबा साहब को का चुनाव प्रबंधन भी किया, चुनाव जीताने का प्रयास भी किया, पूरा सम्मान दिया, लेकिन कांग्रेस ने अपमान किया। इसलिए एक वाक्य आप लेकर के जाओगे, कांग्रेस ने बाबा साहब का जीते जी भी अपमान किया। और जैसे हमारे दिलीप जायसवाल जी कह रहे थे, उनके महापरिवार निर्माण के बनने के बाद भी अपमान किया। उसका संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया, उनको भारत रत्न नहीं दिया, सेंट्रल हॉल में जहाँ बैठ करके संविधान बनाया था उनका तेल चित्र नहीं लगने दिया। इसलिए कांग्रेस ने बाबा साहब का हमेशा अपमान किया, और भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ ने बाबा साहब का हमेशा सम्मान किया। ये भाव आज आपको इस मीटिंग से लेकर के जाना है। दूसरा, मैं एक विषय बता रहा हूँ, आपके ध्यान में आना चाहिए। बाबा साहब का 75वां जन्मदिन आया, कांग्रेस का शासन था, शायद इंदिरा जी रही होगी प्रधानमंत्री। बाबा साहब के जो फॉलोवर थे उन्होंने कहा कि बाबा साहब को भारत रत्न दो। 75वें जन्म स्थान पे भी दे सकते थे, नहीं दिया। लेकिन जब 100वां जन्म जयंती का अवसर आया तब कांग्रेस शासन में नहीं थी, VP सिंह शासन में थे, वो प्रधानमंत्री थे, अटल जी अडवाणी जी बाहर से समर्थन दे रहे थे। उस समय बाबा साहब को भारत रत्न दिया। इसलिए कांग्रेस ने अपमान किया और भाजपा और जनसंघ ने सम्मान किया। ये ऐतिहासिक तथ्य है। उसके बाद तेल चित्र, वो भी उस समय VP सिंह जी के समय लगा। और अब सबसे बड़ा काम जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वो कब से कर रहे हैं? 2014 से तो कर ही रहे हैं, लेकिन 2015 जब आया तो बाबा साहब को 125वीं जयंती का अवसर आ गया। तो नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि जो बाबा साहब के यादगार से संबंधित, या उनका जन्म स्थान है, या उनका चैत्य भूमि है, या उनकी दीक्षा भूमि है, या उनकी शिक्षा भूमि है, या उनकी परिनिर्वाण भूमि है, इनको मैं तीर्थ विकसित करूंगा।
तो ये जो तीर्थ विकसित हुए 5वां स्थान, ये नरेंद्र मोदी जी ने विकसित किए 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर। तो बाबा साहब का सम्मान किया भाजपा ने और कांग्रेस ने अपमान किया। अब मैं घटना एक सुनाता हूँ। बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 को ये संसार छोड़ के चले गए। 26 अलीपुर रोड एक जगह थी जहाँ बाबा साहब रहते थे। वहाँ बहुत से लोगों ने कहा साहब यहाँ स्मारक बनाओ, नहीं बनाया। जब अटल जी की सरकार आई, सत्यनारायण जी जटिया सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थे, उस समय 5 करोड़ की लागत से वहाँ स्मारक बना। लेकिन उसके बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, एक भी ईंट नहीं लगी, एक भी ईंट नहीं लगी। ये मनमोहन सिंह जी की सरकार को तो लालू जी भी समर्थन दे रहे थे ना। ये बात करते हैं कि बाबा साहब का सम्मान करते हैं, एक भी ईंट नहीं लगी 2004 और 14 के बीच में। 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए और वहाँ पे उसी जगह पे जहाँ 26 अलीपुर रोड जहाँ बाबा साहब ने अंतिम सांस ली थी, वहाँ 100 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय स्मारक बनाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब दूसरा जिसका जिक्र कर रहे थे दिलीप जायसवाल साहब, वो है डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल स्टडी सेंटर। वो 200 करोड़ की लागत से जनपद में है, वो 200 करोड़ की लागत से बना। शिक्षा भूमि जहाँ लंदन में बाबा साहब पढ़े, उसका विकास किया। 40 करोड़ की लागत से वो जमीन, वो जगह ली और अभी कभी कोई लंदन जाता है तो वो बाबा साहब की जीवनी को देखता है। वहाँ म्यूजियम है, स्मारक है। चैत्य भूमि जहाँ बाबा साहब का संस्कार हुआ बॉम्बे में, दादर, वहाँ पे 1089 करोड़ की लागत से चैत्य भूमि का विकास कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये जो नागपुर में दीक्षा भूमि जहाँ पे बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, उस भूमि का भी विकास जब नितिन गडकरी जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे तो किया। बाबा साहब का ना जन्म हुआ महू मध्य प्रदेश, उस भूमि का जन्म स्थान का भी विकास जब भाजपा की सरकार आई तो हुआ। इसलिए भाजपा बाबा साहब का सम्मान करती है और कांग्रेस ने बाबा साहब का हमेशा अपमान किया है। ये आपको गांठ बांध करके विषय को ले जाना है। फिर मैं आता हूं रविदास जी की शिक्षाओं पर। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। आपने देखा होगा कि बाबा साहब ने संविधान बनाते समय आर्टिकल 14, 15, 16, 18 समानता ये पहले रखा। किसी ने पूछा ये पहले क्यों रखा, तो बाबा साहब ने कहा कि अगर समानता सुरक्षित रहेगी तो स्वतंत्रता अपने आप ही सुरक्षित हो जाएगी। और भाईचारा, ये तीनों कंसेप्ट दिए और ये वो जो कंसेप्ट दिए वो रविदास जी की शिक्षाओं से लिया। ऐसे बाबा साहब को याद करने का आज अवसर है। आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, इसलिए मैं फिर एक नारा लगाऊंगा, बाबा साहब अम्बेडकर। अब ये महिलाएं बैठी हुई, इस महिलाओं को मताधिकार का काम अगर कोई देखेंगे तो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर देखेंगे। इंग्लैंड और अमेरिका में महिलाओं को मताधिकार, वोटिंग राइट लेट मिला। बाबा साहब ने महिलाओं और पुरुष को मताधिकार एक साथ दिया। और उसके बाद महिलाओं की आपकी मैटरनिटी लीव बाबा साहब देखेंगे। काम के घंटे 8 होंगे, ज़्यादा कोई नहीं ले पाएगा, वो काम भी बाबा साहब करके गए। बाबा साहब ने श्रमिक कल्याण और महिलाओं के कल्याण के लिए खूब काम किया। इसलिए बाबा साहब को महिलाओं का जो सम्मान मिलता है पूरे देश में, वो अपने आप काबिल तारीफ है। बहुत महिला संगठन आजकल बाबा साहब का सम्मान करते हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर।